हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर से आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है। और दोस्तों, आज मैं आपसे अपने किचन के कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। तो आइए आप मेरे साथ। तो देखिए, जब भी हम अपने किचन में सब्जियाँ काटते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है चॉपिंग बोर्ड, और फिर हम अपनी सब्जियाँ काटनी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आप अपनी सब्जियों को ऐसे करके इसी सरफेस पे काटेंगे तो ये गंदी भी बहुत ज़्यादा होगी और आपको उठाकर फिर इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, आपका काम भी बढ़ जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी सब्जियां काटें उसके लिए, जैसे मैंने ये टोकरी रखी हुई है, मैं इसके ऊपर अपनी सारी सब्जियों की कटिंग और भी करती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो मेरा जितना भी सब्जियों के बाद जो भी वेस्टेज निकलती है वो इसी टोकरी में निकलती है और फिर इस टोकरी को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपके पास ऐसा कुछ नहीं है रखने के लिए, तो आप किसी भी इस तरह की प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको। तो देखिए, जैसे कि ना हमारे घरों में कुछ पुराने बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर्स होते हैं, कुछ और तरह के ऐसे कपड़े होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, हम लोग उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उनको किचन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास जो पिलो कवर है ना, मैं उसको काट लूँगी। और देखिए, 2 डस्टर मेरे पास बनकर रेडी हो गए। अब मैं इनको अपने किचन में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, और जब भी ये ख़राब हो जाए आप इन्हें फेंक दीजिए। आपकी चीज़ भी यूज़ हो जाएगी और आपका काम भी इजी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इस पिलो कवर को यूज़ किया है। मैंने इसको अपने किचन टॉप पर बिछा लिया। इसके ऊपर मेरा चॉपिंग बोर्ड भी आ जाएगा और इसके ऊपर जितनी भी सब्जियाँ काटनी होंगी मुझे, इसी चॉपिंग बोर्ड पे मेरे को जितनी सब्जियां काटनी होंगी मैं अपनी सब्जियां काट सकती हूँ, और फिर इसी को उठा करके मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो मेरा काम कितना इजी हो जाएगा ना ये करके, और मेरा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। ये देखिए, इस तरीके से सारा जितना भी आपका किचन का वेस्टेज है आप इस पे कलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से आपकी जितना भी वेस्ट होगा ना, आप उसको उठाइए और ये आपका काउंटर बिल्कुल साफ़ है, और आप इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। इस तरह के जो हमारे घरों में राशन वगैरह आता है ना, उसके ये बोरी टाइप आते हैं, ये कट्टे होते हैं जो राशन आता है जिनमें, तो आप इनका भी यूज़ अपने काउंटर टॉप पे कर सकते हैं। आप इस तरीके से किचन के काउंटर पर इसको बिछा दीजिए, और इस पर आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी काटेंगे ना, तो आप सब आपका इसी पे कलेक्ट होगा और आपका काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रहेगा। देखिए, इस तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ रखने के लिए। और देखिए, इस तरीके से आप चॉपिंग कर सकते हैं और आपका काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन और साफ़ रहेगा। आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं साफ़ करके, और इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप यूज़ करिए और एक बार में फेंक दीजिए। बाकी सारी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं साफ़ करके। देखिए, हमें ना आटे को अगर हम थोड़ा देर पहले गूंद के रखते हैं ना, तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, हमारी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो आटे को थोड़ी देर पहले ही गूंद के रखना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखिए, जैसे आपके पास टाइम नहीं है या आप थोड़ा मतलब बिज़ी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आटे को सिर्फ पानी लगाकर इस तरीके से, देखिए अभी मैंने इसको गूंधा नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इसको एक साथ इकट्ठा कर लिया है सारे आटे को। और आप इसी तरीके से आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें, और फिर आप देखिए कि आटा कितना सॉफ्ट, बिना गूंदे ही इतना सॉफ्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये आटा हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बस अब इसको ना एक साथ थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए और आपका आटा एकदम रेडी हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की या इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी अच्छी से आटा गूंदा है। आपको ना बिल्कुल भी इसको ऐसे गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर तक बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एक टिप मैं आपको और बताती हूँ कि मैं अपने पराठों को ना कभी भी तवे पे नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा इस तरह के पैन में अपने पराठे बनाती हूँ। एक तो उससे क्या होता है, आपका ऑयल इधर उधर नहीं जाता है और कम तेल में आपके पराठे बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपके ना, जैसे कि काउंटर टॉप पे ये जो छींटे आते हैं ना, यहाँ पर छींटे आते हैं, और देखिए यहाँ पर भी आपके सारे छींटे वगैरह आते हैं ना,
तो मैं क्या करती हूँ कि ये एक मेरे पास ना एक प्लाई का टुकड़ा है, ये देखिए प्लाई है ये, और इस प्लाई को ना मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देती हूँ, क्योंकि तो जब भी मेरे पराठे बनते हैं या खाना बनता है ना, तो मेरा ये वाला रैक जो है ना वो बिल्कुल सही रहता है, इस पर ज़्यादा गंदा नहीं होता ये। क्योंकि ना आप देखिए इसके ऊपर ना इस तरीके से डिज़ाइन है, तो सारे छींटे वगैरह ना इधर भी जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है मेरा ये जो रैक में रखा हुआ सामान भी ना बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह हो जाता है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इस प्लाई को लगा देती हूँ, और जब ये प्लाई गंदी हो जाती है तो मैं उसे उठाकर साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी बचता है सफाई का, प्लस मेरे किचन में इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। पैन में पराठे बनाने का एक फ़ायदा और होता है, तवे पे पराठे बनाओ ना तो आप, मेरा जो तवा है वो लोहे का है, तो उसके ऊपर अगर मैं पराठे बनाऊंगी ना, तो जब भी मैं रोटी बनाने जाऊंगी तो उस पर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, वो कई बार बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, साइडों में किनारों में उसमें ऑयल रह जाता है, तो बहुत धुआं निकलता है, और उस पर ना एक अजीब तरीके की मोटी सी परत जो होती है वो ऑयल की चढ़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो उससे क्या होता है कि तवा हमेशा साफ़ नहीं रह पाता है और बहुत गंदा रहता है। तो मैं इस तरीके से ना अपने पराठों को इसी पैन पे बनाती हूँ, और मैं अपने तवे के ऊपर सिर्फ रोटियां बनाती हूँ। जब भी हम खाना बनाते हैं उस समय हमें अपने गैस के पास एक ऐसी प्लेट रखनी चाहिए जिसमें हम चम्मच को रख सकें, उससे हमारा जो चम्मच है उससे बिल्कुल भी ऑयल वगैरह गैस के आसपास बिल्कुल नहीं फैलेगा, और चम्मच भी हमारा सेफ़ रहेगा। मार्केट में ना बहुत तरीके के स्पून होल्डर मिलते हैं, पर अगर आप स्पून होल्डर नहीं ले सकते हैं या आपके घर में नहीं है तो आप इस तरह की एक प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि दूध बॉईल करने के लिए हम रखते हैं, हमें ना दूध में थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि अगर आप स्टील के बर्तन में भी दूध बॉईल कर रहे हैं ना, तो दूध नीचे से जलता नहीं है। और दूध के बर्तन के ऊपर इस तरीके से चम्मच रख दीजिए, तब भी दूध उबल करके नीचे नहीं गिरता है। और अगर आप गैस के पास से हट रहे हैं, किसी काम से कुछ और करने जा रहे हैं, तो आप इस चम्मच को दूध के अंदर डाल के चले जाइए, तब भी आपका दूध उबल के नीचे नहीं गिरेगा। जब कभी भी घर में टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं, या ऐसा होता है कभी कभी कि टमाटर ख़राब होने लगते हैं, तो मैं इस तरीके से टमाटरों को प्रिजर्व करके फ्रिज में रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से टमाटरों में कट लगाकर इसको मैं हल्का सा ब्लांच कर लूँगी। ये टमाटर मेरे अच्छे से ब्लांच हो गए हैं और इनका छिलका उतरने लगा है। बस इतना ही बॉईल करूँगी मैं इन्हें, और उबलने के बाद एक टमाटरों में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूंगी। फिर इन टमाटरों का हम छिलका उतार लेंगे, उनकी हम प्यूरी बना लेंगे। और देखिए इसकी प्यूरी बन गई है, और इस प्यूरी को हम इस आइस ट्रे में फिल कर देंगे और फ्रीज़र में इसको फ्रीज करके रख देंगे। देखिए इस तरीके से टमाटर के क्यूब्स बन जाएंगे, और आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम मिक्सी जार यूज़ करते हैं ना, तो उसको उसी समय हाथ के हाथ ही हमें धो करके रख देना चाहिए, नहीं तो इसकी ये जो बैक साइड है ना, यहाँ पर बहुत जल्दी से जंग लग जाता है और जार ख़राब होना शुरू हो जाता है। राजमा या छोले कुछ बनाने हैं ना, तो हमें रात को भिगाने होते हैं और हम वो भिगाना भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक्स ऐसी है जो मैं बताती हूँ। इस तरीके से राजमा लीजिए, और इस राजमा को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लेना है। राजमा को मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी को गर्म करूँगी। बस राजमा को इतना ही गर्म करना है कि इसको हल्का सा हाथ डालने लायक पानी हो, बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं करेंगे हम। और माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे। माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हम इस राजमा को ऐसे ढक करके, ढक्कन लगा के रख देंगे, और 2 घंटे बाद आपका राजमा बिल्कुल रेडी होगा कि आप इसे बना सकें। देखिए राजमा कितनी अच्छे से फूल गया है, और अब हम इसे बना सकते हैं। और देखिए ये आलू प्याज रखने की टोकरी है, और इसमें ना हमेशा इस तरीके से कोई कागज़, कोई कपड़ा इस तरीके से लगा के रखना चाहिए। तो मैं इस तरीके से, देखिए ये ब्लिंकेट के कागज़ आते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं, हमें इन्हें ना फेंकना नहीं चाहिए, कई जगहों पे ये यूज़ हो जाते हैं हमारे। तो मैंने इस तरीके से ये पेपर इसमें लगाकर अपने प्याज और आलूओं को रखा था। तो आज मैं इस टोकरी को भी सही करूँगी, क्योंकि ये टोकरी के अंदर का जो कागज़ है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो देखिए
ये ना एक आटे की थैली है, तो इसको मैंने धो करके अच्छे से साफ़ करके रखा है और अब मैं इसको 2 पीस में काट लूँगी। और इस तरीके से मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। और ये देखिए, ये पेपर मेरे गंदे हो गए हैं, तो ये पेपर मैंने ना दोनों चेंज करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इस जो आटे की थैली की कटिंग करी है ना मैंने, मैं इसको इसमें लगा दूँगी। तो इस तरीके से ना प्याज को रखने से नीचे ना जो भी गंदा होता है वो नीचे नहीं गिरता है। प्लस इन प्याज के ना ये जो छिलके होते हैं ना, इन्हें भी हमें हाथ के हाथ साफ़ कर देने चाहिए। और इस तरीके से मैं अपने आलू और प्याज की टोकरी को रखती हूँ। ये देखिए, ये ना मैं ऑनलाइन सब्ज़ी वगैरह मंगवाती हूँ, तो ये पाउच आता है मेरे पास और इसमें आता है लहसुन इस तरीके से। तो इसको भी मैं किस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से देखिए, जब लहसुन का पाउच खाली हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें अपने जो मेरी ज्वेलरी होती है ना, उसको मैं इस तरीके से इस पाउच में रख करके और सेफ़ रख कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए, मेरी ज्वेलरी भी अच्छी इस पाउच में सेफ़ हो गई है और ये पाउच भी यूज़ हो गया। तो हर चीज़ में ना पैसा लगा होता है, तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप पैसों की भी बचत करेंगे अपनी, प्लस आपकी चीज़ भी सेफ़ हो गई। और इसी तरीके से देखिए, मैंने ये और भी पाउच बना रखे हैं अपने, और ये इस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी को सेपरेट करके इन पाउच में रख लेती हूँ। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे घरों में लहसुन आता है और ना लास्ट में जो लहसुन बच जाता है ना, वो इस तरीके के छोटे छोटे से लहसुन होते हैं जो अक्सर लास्ट में बच जाते हैं, और कई बार बड़े भी होते हैं। तो इन लहसुनों को छीलने का एक तरीका होता है कि आप क्या करिए, इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और इस लहसुन को 10 मिनट तक आप इसी तरीके से पानी में भीगे रहने दीजिए। और उसके बाद आप इसे छीलेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से और जल्दी छिल जाएंगे। प्लस जो हाथों में जलन वगैरह होती है ना, वो जलन भी नहीं होगी। और देखिए, ये लहसुन भीगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और ना अगर जल्दी हो ना, तो इसमें गर्म पानी भी डाल के रख सकते हैं, उससे लहसुन और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और छिल जाएंगे। और इस तरीके से ना लहसुन देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी निकल जाते हैं। और छोटे लहसुन भी हो ना, तो हमें छीलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, नहीं तो आप ज़्यादा लहसुन छीलो ना, तो हाथों में जलन होने लगती है। ये देखिए, इस तरीके से लहसुन को करिए और ये ऐसे पकड़ के, ये पूरा लहसुन साफ़ हो गया। ये देखिए, इस तरीके से ये करा और इसके बाद इसको पकड़ के हाथ से पूरा लहसुन क्लीन हो गया। और इस तरीके से ना आप लहसुनों को पंखे में भी बैठ के छील सकते हैं, उससे छिलके भी इधर उधर नहीं उड़ते हैं। सारे छिलके ना आप इसी में इन छिलकों को इसी में डालते जाइए। इस तरीके से अभी देखो मैं साइड में रख रही हूँ, पर मैं इन छिलकों को इसी में डालती जाऊँगी, तब भी मैं अच्छे से अपने लहसुनों को छील पाऊँगी। और जैसे प्याज भी काटते हैं ना हम लोग, तो इसी तरीके से प्याज को भी ना पानी में रख कर अगर आप काटेंगे, तो उससे भी छिलके इधर उधर नहीं उड़ेंगे प्याज के। प्लस जो आँखों में पानी वगैरह आता है ना, वो भी नहीं आएगा। आप इस तरीके से प्याज को भी छील सकते हैं। और देखिए, मैंने आपको लहसुन छीलते छीलते प्याज की भी एक टिप दे दी। और अब इन लहसुनों को इस तरीके से किसी भी छोटे से कंटेनर में कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना बनाना होगा, तो आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी। और ये लहसुन आपको छिले हुए मिलेंगे फ्रिज में रखे हुए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि आपका कोई भी कंटेनर खाली हो जाता है, जैसे कि ये मेरे मेथी और बादाम का कंटेनर था, ये मेरा दलिया और ये मेथी का डब्बा है, ये ना थोड़े से खाली हो गए थे मेरे, तो अब मेरे को इनको दोबारा भरना है। पर मैं क्या करूँगी, इनको भरने से पहले ना अभी के अभी इन चारों को मैं धो करके साफ़ करके और इसमें जो भी मेरे को रिफ़िल करना है वो मैं करके रख दूँगी। अगर आप हाथ के हाथ जो भी आपका कंटेनर खाली होता है, चाहे एक ही खाली हो, आप उसको धो करके और वापस भर दीजिए, तो आपका ना काम बढ़ता नहीं है। और आपको ना एक तरीके से एक दिन बैठ के सारे डब्बों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डब्बे साफ़ एक एक करके सारे ही साफ़ होते रहेंगे और आपका किचन साफ़ रहेगा। जब भी हमारे घरों में चाय बनती है, तो चाय पत्ती बच जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चाय पत्ती को इस तरीके से ना 2-3 बार पानी से धो देंगे
तो इसके ऊपर की जितनी भी मलाई है और जितनी भी इसमें अगर चीनी वगैरह डली हो वो सब साफ़ हो जाती है और पत्ती हमारी धुल के भी साफ़ हो जाती है। तो देखिए ये पत्ती अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मैं इसे छान लूँगी और इस पत्ती को जब इसका सारा पानी निकल जाएगा ना, तब मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस चाय पत्ती का पानी बिल्कुल से सूख गया है और मैं क्या करती हूँ कि ये देखिए ये ना कुछ अंडे के छिलके हैं और केले के छिलके हैं, ये भी मैं इसी तरीके से जमा करती रहती हूँ। और चाय पत्ती, केले के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब इकट्ठा करके मैं बनाती हूँ इनकी खाद। और मैं इसी तरह से बालकनी में एक ये डब्बा रखती हूँ और सब मैं इसमें कलेक्ट करती रहती हूँ और फिर मैं इस सबको सूखने के बाद पीस के इसकी खाद बना लूँगी। और रात को ना सारा किचन साफ़ करके और रात के बर्तन रात को ही धोने चाहिए। और मैं आपको एक टिप और देती हूँ कि ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है ना, इस चॉपिंग बोर्ड को मैं साफ़ करती हूँ, इस पर मैं लिक्विड सोप डालती हूँ और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और उससे साफ़ करके मैं इसे रखती हूँ। और ना इसके ऊपर ये कुछ निशान पड़ गए हैं और ये ना पानी के ही निशान है, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड ऐसे रखने से ना ये पानी के निशान पड़े हुए हैं। पर अब मैं इसको ऐसे उल्टा करके रखती हूँ ज़्यादातर, तो इसको मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और अपने तवे को भी मैं इसी तरीके से इस लोहे के जूने से ना अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी मैं इस पर सिर्फ रोटियाँ बनाती हूँ और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखिए ये कितने अच्छे से साफ़ हुआ है। और रात को ना सारा गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करके सोने से ना सही रहता है। एक तो आपका किचन साफ़ रहता है, प्लस कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। और देखिए ये जो मेरा साइड में बोर्ड रखते हैं, इसको भी मैं एक तरीके से इस पर साफ़ कर लेती हूँ और ये भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और देखिए ये जो मेरे रैक है ना, ये भी मैं एक ही बार में ऐसे बाहर खींच लेती हूँ इन रैक को, और ना अच्छे से मेरा हाथ आगे तक चला जाता है और मैं पूरी सफाई अच्छे से कर पाती हूँ। और इसको हटाकर इनको साफ़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से सारी सफाई हो जाती है। और हमें अपने काउंटर टॉप पे इसी तरीके से सामान रखना चाहिए ताकि सफाई में हमें आसानी हो। इस तरीके से रात को मैं अपना सारा किचन साफ़ करके सोती हूँ। और रात में जो भी मेरे किचन के कपड़े होते हैं ना, डस्टर वगैरह, उसको मैं हल्के से गर्म पानी में इस तरीके से भिगा देती हूँ और उनको भी मैं धो के रख देती हूँ। और ये सारे काम हम रात को अगर करके सोए ना, तो सवेरे के लिए बहुत आराम हो जाता है। एक तो हमें अपना किचन साफ़ सुथरा मिलता है सवेरे, प्लस क्या होता है कि हमें आधे घंटे की नींद हम अपना एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। मुझे नींद बहुत प्यारी है और मैं ना नींद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत सही लगता है कि मैं रात को ही अपने सारे काम निपटा के, और सुबह अगर मैं थोड़ा सा लेट भी उठती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। देन बाय बाय।